Okay, let's wait for 5 minutes. एक तो तुम्हारे हिमाचल के बच्चे हैं और एक पंजाब और दूसरा दिल्ली मैम। ओके। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, आई थिंक इतने ही बच्चे आएंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट टाइम हमने गॉस लॉ फ्लक्स पढ़ा था, तो फ्लक्स से रिलेटेड एक लॉ है गॉस लॉ, जिसमें हम आज गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, गॉस लॉ समझाया जाएगा और उसकी एप्लीकेशंस। आज हम लोग गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस करेंगे, अगली क्लास में या टाइम मिलेगा तो इसी में हम लोग क्वेश्चंस भी उठा लेंगे। कौन मुझे बताएगा कि व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ तो गॉस लॉ कहता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। रो बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? मैम क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो गॉसियन सरफेस के अंदर हो। Good. तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ देखो क्या कहेगा। गॉस लॉ एक फ्लक्स लॉ, फ्लक्स जो तुमने पढ़ा है उसी का एक लॉ दिया गया है कि अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करनी है तो गॉस लॉ से कीजिए, बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो क्या है, और उसके बाद एप्लीकेशंस भी हैं, एप्लीकेशंस भी देख लिए। गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है और अगर उस क्लोज्ड सरफेस पर फ्लक्स लिंक आपको निकालना है, कि कोई भी क्लोज सरफेस पे अगर कोई फ्लक्स लिंक है तो आप कैसे निकालेंगे? जो उस सरफेस से फ्लक्स लिंक होगी वो क्या हो जाएगी, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसके बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर दोगे तो यू विल गेट फ्लक्स, है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगी कि अगर जो क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए तो यू विल गेट द फ्लक्स। ई डॉट डी एस हमने फ्लक्स वाले फॉर्मूले में से ही सीखा था कि ई डॉट डी एस क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ से जो फ्लक्स है वो किसके बराबर हो गया? डायरेक्ट क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे तुम्हारे ये पास एक सरफेस बनाया हुआ है, अब यहाँ पे जो ये सरफेस है ना, ये क्या लिखा हुआ है इसका? ये क्लोज्ड सरफेस है। इसका मतलब क्या है बोलो? ये एक 3D सरफेस होगा, है ना? क्लोज्ड सरफेस जो होते हैं इन्हें ज्यादातर, ये ज्यादातर क्या
क्लोज सरफेस का मतलब कैसा सरफेसेस होता है, 3D सरफेसेस, यानी एक ऐसी सरफेस होगी जो 3D होगी, तभी आप इस लॉ को यूज कर सकते हो। तो सपोज करो ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये एक क्लोज सरफेस है और इसमें ये ऐसे ऐसे चार्जेस बने हुए हैं। तो अगर आपको गॉस लॉ लगाना है तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या वैल्यू आनी चाहिए, देखो अकॉर्डिंग टू चार्ज रखने हैं। Q1 अगर पॉजिटिव चार्ज है तो Q पॉजिटिव रखोगे, क्योंकि आपको Q इनक्लोज निकालना है, यानी कितना टोटल चार्ज है। Q इनक्लोज का मतलब है उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो Q1, Q2 माइनस का है तो माइनस का लिख दिया, Q3 माइनस है तो Q3 माइनस लिख दिया, और ये वाला प्लस का साइन है तो ये प्लस लिख दिया। अब देखो जो ये Q6 है ना, ये साइन बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है, जो चार्जेस सरफेस के बाहर हैं वो चार्जेस आपको इंक्लूड नहीं करने। तो ये तुम्हारी टोटल फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो तुम्हें गॉस लॉ को सोचते वक्त याद रखना है, कि देखो गॉस लॉ किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए ट्रू है, कि कोई भी सरफेस है वो क्लोज्ड होना चाहिए, हमें मैटर नहीं करता कि उसका साइज क्या है, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट है साइज के। तो देखो जैसे कि ये एक सरफेस बनाया है, इसमें Q2 चार्ज इनक्लोज्ड है, अगर ये भी एक सरफेस बनाया है बट इसकी देखो शेप अलग है, तो इसका मतलब क्या है, गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। तो सिर्फ और सिर्फ ये किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज इनक्लोज पे। तो आप किसी भी क्लोज सरफेस को ले सकते हो और आपको गॉस से जो सरफेस फ्लक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो सेम मिलेगी। और हाँ, यहाँ ये पॉइंट भी है कि जो चार्ज इनसाइड है वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेंटर पे हो। अब देखो ये सरफेस पे ये चार्ज है, ये कहीं भी हो सकता है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो किसी भी बस इनसाइड होना चाहिए और कहीं पे भी होना चाहिए, इनसाइड में कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर चार्ज कैन बी प्रेजेंट बट यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ फ्लक्स व्हिच इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो मतलब आपको Q निकालना आना चाहिए, बाकी आप सब कर लोगे इस वाले सवाल को। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ठीक है, जब आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो फ्लक्स जो निकल के आ रही है, चलो चार्जेस तो उनकी वजह से आ रही है जो चार्जेस इनसाइड प्रेजेंट है, बट अब यहाँ पे देखो आपके पास दो चीजें हैं फ्लक्स से रिलेटेड। फ्लक्स से रिलेटेड एक तो चार्ज है, दूसरा यहाँ पे ई है विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने क्या बोला, गॉस ने बोला कि जब आप फ्लक्स निकाल रहे हो किसी भी सरफेस के थ्रू, मान लो ये कोई भी सरफेस है, अगर इस सरफेस के थ्रू आप फ्लक्स लिंक निकाल रहे हो कि इससे कितना फ्लक्स लिंक है, तो आप जो चार्ज देखेंगे, अगर चार्ज से इस वैल्यू को निकालोगे तो चार्ज तो इसके अंदर वाला होगा, जो इस सरफेस के अंदर चार्ज है, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो ऐसी होगी कि अगर कोई चार्ज बाहर प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू भी मिलेगी। तो गॉस ने क्या बोला कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द ऑल चार्जेस व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड। बोलो, जो ये यहाँ पे E डॉट ds लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई चार्ज जस्ट उस सरफेस के बाहर मौजूद है तो ये E अपने आप उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कवर करके तुम्हें आंसर देगा। ये गॉस ने बोला, ठीक है। देखो चार्ज इतना रहेगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई बाहर वालों की वजह से भी रहेगी। तो ये गॉस लॉ की सबसे बड़ी खास बात है, ये तुम्हें याद रखना। गॉसियन सरफेस क्या है, अब देखो गॉसियन सरफेस क्या है कि आपको अगर किसी भी सरफेस पे या कहीं पे भी आपको फ्लक्स निकालनी है, तो अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकालना आसान है। तो तुम क्या करना चाहोगे कि एक गॉसियन सरफेस बनाना चाहोगे कि हाँ भाई उससे मैं फ्लक्स निकाल सकूं। तो गॉस ने कुछ एप्लीकेशंस है जो जिनको हम गॉसियन सरफेस के थ्रू बहुत आसान करके फ्लक्स निकाल सकते हैं, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अभी तक तुमने देखा मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी, जैसे कि लीनियर चार्ज की वजह से निकलवाई थी, स्मॉल स्मॉल डीक्यू एलिमेंट लेके, स्फीयर की वजह से डीक्यू एलिमेंट लेके। यहाँ पे देखोगे कि अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉसियन सरफेस की हेल्प से तो बहुत इजी हो जाएगा। क्यों, हम वहां पे गॉसियन सरफेस क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि देखो अब गॉसियन सरफेस को बनाते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर गॉसियन सरफेस पे देखो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। मतलब गॉसियन सरफेस पे जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है
हर पॉइंट पे कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, सेम होनी चाहिए, ठीक है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वेरिएबल ना हो, कि मान लो कि हर पॉइंट पे वेरी कर रही है। और क्या है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, क्योंकि अगर एरिया वेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल रहेगी तो यू विल गेट थीटा की वैल्यू 0, परपेंडिकुलर रहेगी तो यू विल गेट थीटा की वैल्यू 90, तो जिससे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। देखो ये उसने क्यों बोला कि गॉसियन सरफेस को चूज करते वक्त तुम्हारा जो या तो पैरेलल होना चाहिए या परपेंडिकुलर, क्योंकि मैं गॉसियन सरफेस बना इसलिए रही हूँ कि मेरा आंसर सॉर्ट आउट हो जाए, इजी वे में मैं सॉल्व कर सकूं। तो इसलिए गॉसियन सरफेस को चूज करते वक्त भी हमारे माइंड में ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे आंसर जल्दी से जल्दी निकले। तो ये चीज ध्यान में रखना, या तो पैरेलल होना चाहिए या परपेंडिकुलर, और सबसे खास बात इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पे वही है, सेम चीजें। अगर इतना होगा तो तुम्हें वैल्यू ये मिल जाएगी। देखो थीटा अगर 90 है तो फ्लक्स 0, थीटा 0 है तो पूरा का पूरा फ्लक्स हो जाएगा सरफेस एरिया का इंटीग्रल कर दोगे। कॉन्सेप्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर चार्ज क्यू सेंटर पे रखा है स्फेयर के, तो उस स्फेयर से कितनी फ्लक्स पास होगी बताओ। ये स्फेयर आधा स्फेयर है, बोलो। है भाई, ये एक देखो अगर ये पूरा एक स्फेयर होता और इस स्फेयर के अंदर बच्चों चार्ज रखा होता क्यू, तो गॉस लॉ क्या कहता है, इसके अंदर फ्लक्स कितनी होती, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इतनी होती। पर अब ये स्फेयर कैसा है, आधा स्फेयर है, और आधे स्फेयर के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो आधा स्फेयर कैसा है ये, यानी हेमिस्फेयर है। हाफ स्फेयर का मतलब क्या है, दिस इज हेमिस्फेयर। तो ये कुछ ऐसा हेमिस्फेयर होगा और इसके यहाँ पे सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब आप मुझे बताओ कि इसकी वजह से कितना फ्लक्स लिंक होगा आधे स्फेयर की वजह से। आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही। तो देखो अगर ये स्फेयर पूरे की वजह से इतना फ्लक्स इनिशिएट कर रहा है, तो अगर मैंने ये स्फेयर आधा कर दिया, अब इसकी वजह इस देखो अगर कॉन्सेप्चुअली समझो कैसे होगा, इससे चार्ज की वजह से जो फ्लक्स लाइंस फील्ड निकल रही होंगी वो इस तरीके से जा रही होंगी, यानी सारी की सारी फील्ड इस सरफेस को क्रॉस करके जा रही है, तो इसलिए कितना आया क्यू बाय एप्सिलॉन। पर अब ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज से फ्लक्स यहाँ जाएंगी, पर आधी कहाँ जा रही होंगी बच्चों, इसकी यहाँ से ना डाउनवर्ड की तरफ, तो आधी तो ऐसी चली गई, तो मुझे सिर्फ इससे कितना फ्लक्स लिंक हुआ, आधा, यानी क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। कितना मिला, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। अब देखो हेमिस्फेयर किसकी तरह का होता है, जैसे तुम्हारे घरों में बाउल होता है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, बाउल होता है, तो बाउल क्या होगा, उसके सिर्फ सरफेस होगा, जो बीच में जो पार्ट है वो होलो है, तो यानी उस जो होलो पार्ट के बीचों बीच में मैंने क्या रखा है, फ्लक्स रखा है, वो चार्ज रखा है। तो अब उस बाउल के जो ऊपर वाली फील्ड लाइंस एज इट इज चली गई, वो क्या हो गई, वो तो वेस्ट हो गई ना। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जो फ्लक्स मिल रहा है वो किस वाले सरफेस से मिल रहा है, जो डाउनवर्ड में, तो उस सरफेस का, तो उसकी वजह से फ्लक्स कितना आया, देखो क्यू बाय 2 इतना क्लियर है। यस मैम। किसी का माइक अपना माइक ऑफ करो। यहाँ पे देख सकते हो तुम, आधी फ्लक्स लाइन ऐसी वेस्ट हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से मुझे सिर्फ क्यों, क्योंकि मैं सिमेट्रिकली भी देख सकती हूँ ना, सिमेट्रिकल कि अगर देखो यहाँ देखो ऐसे है, अब इसके ऊपर अगर मैं पूरा स्फीयर रख दूं, आधा स्फीयर और रख दूं, तब मुझे पूरा जो फ्लक्स है इससे निकलता हुआ दिखेगा, है ना, एक जैसे कि
एक बाउल है, एक बाउल के ऊपर एक और बाउल रख दोगे तो तुम्हें क्या लगेगा कि सारा का सारा फ्लक्स तुमने इनक्लोज कर दिया, तो उसकी वजह से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो आधे की वजह से दिस इज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। तो हमने कैसे किया, ये सिमेट्री से भी कर दिया, ठीक है। ये वाला करिए। चार्ज क्या है, स्मॉल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू स्फेरिकल सरफेस ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर सराउंडिंग द चार्ज इज इतना वोल्ट मीटर, व्हाट विल बी द फ्लक्स ओवर द कॉन्सेंट्रेटेड सरफेस। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, ई डॉट डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें गिवन है वोल्ट मीटर, और सरफेस निकालना है तुम्हें, स्फेरिकल सरफेस का रेडियस तुम्हें गिवन है, तो आंसर निकाल लो, बस आंसर मुझे बता दे। हुआ, देखो एक चार्ज एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, छोटी सी वॉल्यूम, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे कितना फ्लक्स लिंक होगा, जब 10 सेंटीमीटर पे 25 वोल्ट मीटर पर 25 वोल्ट मीटर है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो 25 की वजह से कितना होगा, ये पूछा गया है। क्यू बाय एफ साइन नॉट, फ्लक्स क्या होगा, देखो इसने बोला है कि रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर के अगर तुम्हारे पास स्फेयर है, ठीक है, सेम रहेगा ना, क्या चेंज आएगा, कैसे, अगर तुम्हारे पास ये स्फेयर है, मेरे यहाँ पे देखो, इस छोटे से पार्ट में तुम्हारे में चार्जेस है, मान लो इस ये छोटी सी वॉल्यूम है या इसमें पूरे में चार्ज है, अब इसमें चार्ज है और इसकी वजह से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो 25 वोल्ट पर मीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की रेडियस पे। अब तुमसे पूछा है कि अगर 20 सेंटीमीटर की रेडियस बना दूं जिसमें ये पूरा चार्ज इनक्लोज है, ठीक है, ये स्फेयर पूरा ऐसे आएगा, विच इज यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी, तो अभी फ्लक्स क्या होनी चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यानी चार्ज इनक्लोज, चार्ज जितना यहाँ पर इनक्लोज था अभी भी उतना ही इनक्लोज है, तो जितना फ्लक्स इस सरफेस से निकल रहा था, देखो जितना फ्लक्स इस वाले सरफेस से निकल रहा था उतना ही इससे निकलेगा, देख लो उतना ही इससे निकलेगा, तो तुम्हारे फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जितना फ्लक्स इससे लिंक है उतना ही इससे रहेगा, 25 वोल्ट मीटर, आया ना, यस मैम। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा है, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ ट्यूब। देखो कल हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, आज जस्ट बेसिक कर लो, कल एकदम अच्छे से हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो पहले बेसिक क्लियर करो। अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ ट्यूब इफ क्यू चार्ज इज प्लेस। देखो एक क्यूब ले लिया है, अब क्यूब पर देखो तीन चीजें होती हैं, एक सेंटर, एक फेस और एक कॉर्नर, अब तीनों जगह अगर चार्ज रखेंगे, मान लो मैंने ये क्यूब बना लिया, ये आपका क्यूब है, अब सेंटर यहाँ होगा,
अच्छा ये बताओ क्यूब कैसा सरफेस है, 2D या 3D? 3D में। वेरी गुड। तो एक सेंटर पे ये चार्ज हो सकता है, एक फेस बोल रहा है, तो इसके क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6। 6 में। ठीक है। Yes ma'am, 6 में। भी एक फेस पे रख दिया होगा, मान लो यहाँ पर रख दिया होगा, पहला केस। दूसरा केस, तीसरा बोला है किसी कॉर्नर पे रख दिया होगा। तो अभी कितना फ्लक्स जो है लिंक होगा एक क्यूब से, एक क्यूब से आपको वो बताना है। तो पहले में कितना होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, सेंटर पे रखा हुआ है जो? Q by 6 तो epsilon। भाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, क्यू बाय एप्सिलॉन, क्योंकि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे है, तो पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन। वेरी गुड। फेस पे रखा हुआ है, देख Q by 6 फेस वाला कितना, Q by 6 epsilon। क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे अगर चार्ज रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे एक और क्यूब बना दूं तो ये क्या हो जाएगा चार्ज, ये पूरा जो है तुम्हारा, अगर एक और क्यूब मैं यहाँ पे बना देती हूँ, उस एक क्यूब के बनाने से जो सारा का सारा फ्लक्स है वो तुम्हारे 2 क्यूब में बढ़ जाएगा, है ना। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो इस वाले फेस की वजह से जो फ्लक्स बाहर जा रहा होगा, मुझे उसको रोकना है। देखो ये कुछ फ्लक्स है जो बाहर जा रहा होगा, बाकी तो सब इनसाइड जा रहा होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक और क्यूब बना दूं तब क्या हो जाएगा, देखो जैसे इस तरीके से प्रॉपर डायग्राम देखो, मैं अपना डायग्राम लग करती हूँ। यहाँ पे जैसे अभी ये साइड में था, देखो ये एक क्यूब था, अब इसके फेस की वजह से जो चार्जेस हैं वो बाहर, जो फ्लक्स है वो बाहर जाएगा। अब इसको मुझे क्या करना है, गॉसियन सरफेस ने क्या कहा है, इनक्लोज्ड कर सकते हो। तो इसके बराबर में जस्ट एक क्यूब बना के मैंने इस पूरे चार्ज को इनक्लोज कर दिया, यानी अब ये एक चार्ज कितने क्यूब में बट रहा है, 2 क्यूब में। 2 क्यूब। अब फ्लक्स की वजह से, अब बाय गॉस लॉ ये जो 2 क्यूब हैं, इनकी वजह से जो फ्लक्स लिंक है बच्चों वो कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 क्यूब की वजह से, हाँ है ना। तो Yes, एक ma'am। क्यूब की वजह से कितना हो गया, क्यू बाय 2 2 एप्सिलॉन नॉट। 6 नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि मैंने चार्ज को इनक्लोज कर दिया। अब एक चार्ज और लगा दिया, मतलब अब पूरा चार्ज इन 2 क्यूब्स के बीच में है, और उनकी वजह से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। और पूछा तुमसे एक क्यूब की वजह से है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है। तीसरा केस क्या है, देखो तीसरा केस क्या था, कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज। तो मुझे बताओ अगर कॉर्नर पे चार्ज है तो मुझे अभी भी उस चार्ज को क्या करना है, इनक्लोज करना है। देखो एक क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं, 8। 8 कॉर्नर, है ना। तो किसी एक पे चार्ज रखा हुआ है, अब तुम्हें क्या करना है, इस चार्ज को ना इनक्लोज करना है। तो तुम्हें कितने क्यूब की आवश्यकता है, देखो एक तो तुम इसके बराबर में क्यूब बनाओगे, है ना, ऐसे। मतलब अगर एक, जैसे ये वाला एक क्यूब है तो इसके बराबर में 2 इसके पीछे बनेंगे, बोलो 2 क्यूब इसके ऐसे बनाओगे बैकवर्ड में, ठीक है, ये इसके बैक में बनाए हैं 2। और अब क्या बनाओगे, अब जैसे तुमने एक क्यूब हो गया, 2 क्यूब ये हो गए, 3 ये और चौथा ये। अब देखो 4 इनके ऊपर लगा दोगे। अभी तो तुमने ब्लॉक कहाँ बनाए हैं, 2 ब्लॉक आगे 2 ब्लॉक पीछे, मतलब क्यूब्स। अब चारों ब्लॉक ऊपर भी रखोगे, क्योंकि कुछ फ्लक्स लाइंस ऊपर भी जा रही होंगी निकल के, उनको कवर करना है। उनको कवर करने के लिए 4 ब्लॉक इनके ऊपर रख दोगे, है ना। तो यानी तुम्हें कितने क्यूब की आवश्यकता है, 8 क्यूब। तो 8 क्यूब मिलकर तुम्हारे पूरे चार्ज को कवर करेंगे, जिससे तुम्हें क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो एक क्यूब से कितना मिल गया फ्लक्स, Q by 8 epsilon।
Q by 8 Q by epsilon 8 naught. epsilon. वेरी Q by 8 epsilon. 7 क्यूब नहीं लगेंगे? 7 क्यों? एक ऑलरेडी भी तो अच्छा तुम ये कहोगे मैम एक ऑलरेडी रखा है, इंक्लूड तो वो भी होगा ना। 8 क्यूब मिला के मतलब तुमने एक्स्ट्रा तुमने 7 लगाए हैं पर एक ऑलरेडी रखा भी तो हुआ है। टोटल 8 में कितना चार्ज फ्लक्स शेयर हो रहा है? Q by एप्सिलॉन। ठीक है, ओके मैम। तो एक में आ गया Q by 8 एप्सिलॉन। देखो इस तरीके से ये एक क्यूब है, एक क्यूब तुमने इसके साइड में लगाया, ठीक है, एक क्यूब डाउन, एक क्यूब इसके ऊपर, इस तरीके से ये बन गया तुम्हारा पूरे 8 क्यूब ऊपर और 2 आगे पीछे। तो अब ये कितने में शेयर हो गया? 8 में शेयर होगा, तो 1 की वजह से कितना आएगा? Q by 8 एप्सिलॉन। ओके, अब इसकी एप्लीकेशंस करने से पहले तुम डीपीपी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो जिससे कुछ आइडिया लगेगा। तो आई हैव डीपीपी फॉर यू। अवंती की डीपीपी है, सॉल्व करो एक बार। गॉस लॉ कहाँ गया? गॉस लॉ बहुत आसान है, स्टार्टिंग है इसलिए आज थोड़ा सा लेवल को अप नहीं करेंगे, बेसिक समझेंगे, फिर कल थोड़ा सा और लेवल को अप करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बताते जाइए मुझे, मैं टिक करती जाऊंगी, पहले का आंसर बता दो। मैम क्यू एप्सिलॉन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये ऑप्शन। वेरी गुड, दूसरे का बताओ। मैम थोड़ा स्क्रीन पे ना ब्लर आ रही है। क्या क्या ब्लर आ रही है? स्क्रीन? यस मैम, ब्लर आ रही है। यस मैम। स्क्रीन कैसे ब्लर आ सकती है? मैम ब्लर आ एक सेकंड, अपना ना थोड़ा नेट एक बार देख लो। हेलो, आई होप अभी ठीक है। यस मैम। करिए। यस मैम। दूसरा क्या कह रहा है? 3 चार्जेस हैं ऐसे रखे हुए हैं इन 4 सरफेसेस, मतलब ये पूरी S4 सरफेसेस है, इसमें ऐसे छोटे छोटे चार्जेस रखे हुए हैं। तो मुझे तुम्हें बताना है, क्या बताना है? as when S2 from the surface S2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिटेड फ्रॉम S2 सरफेस। S2 सरफेस से कितनी फ्लक्स इमिट हो रही है? S2 सरफेस देखो और S2 सरफेस से बताओ कितनी फ्लक्स लिंक है। डी ऑप्शन। इसमें आपने कौन कौन से चार्जेस लिए हैं S2 के लिए? Q2 और Q3। तो इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखो तुमसे सिर्फ S2 का पूछा है, तो S2 वाली सरफेस के अंदर सिर्फ ये 2 चार्जेस हैं, व्हिच इज Q2 एंड Q3। तो ये कितने हो गए? 3 to the 6। 6। अरे ऐड होंगे ना, 2 into 10 to power -6 प्लस ये, तो ये हो गया -1 into 10 to power -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 into 10 8.854 8.85 into 10 the power -12।
8.854 इन 10⁻⁻12। तुम क्या करो, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर लो, 4 पाई से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो अभी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ पे 1/4 पाई है, तो ये 9 × 10⁻9। तो 9 4 का कितना हो गया? -36 पाई 10⁻3। ऐसे कर लो, तो 4 पाई से मल्टीप्लाई, 4 पाई से डिवाइड कर लो, इजी हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर देखो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन। वेरी गुड। नहीं, ये 10⁻9 है, ये 6 है, राइट, 3 होते। अगर सवाल में देखो अभी S2 पूछा था, अगर पूछता कि S4 सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक है, तो तुम्हें जितने भी चार्जेस हैं सबको ऐड करना होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का इतने चार्जेस रखे हुए हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। spherical surface of radius 80 centimeter encloses this cube। मतलब सारा का सारा क्यूब इनक्लोज कर दिया एक स्फीयर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर कोइंसाइड विद द क्यूब, मतलब दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। टोटल फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस कितना हो जाएगा? सोचने का ही नहीं, तुम्हें क्यूब से मतलब ही नहीं होना चाहिए। तुम्हें सरफेस, अब जो तुमने स्फेरिकल सरफेस बनाया है उससे मतलब रखो, क्योंकि उसी से पूछा गया है कि कितना फ्लक्स निकलेगा। बोलो कितना? सारे चार्जेस को इनक्लोज करो, टू इनक्लोज, 0 आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है? 1। देखो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव वाले गिन लेते हैं। 1 10 11 13 13 और 6 कितना हो गया? 18। 19 हो गया। 13, हाँ सॉरी 19, ठीक है। अब नेगेटिव वाले गिन लो। 7 और 4 11, 11 और 5 -19, 16। 16, 16 और 3 19, तो -19, यानी ये बराबर हो गए। तो योर आंसर इज 0। ज्यादा देखो, अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्यूब दिया होता और उसके कॉर्नर्स पे चार्जेस इतने सारे होते, तो भाई फिर तो हंगामा हो गया होता अभी तक सवाल में, है ना। पर आसान क्या हो गया, तुम्हें ऊपर स्फीयर बना दिया। अब इनक्लोज है, तुम्हें बस टू इनक्लोज पता ही है, आराम से कर लिया। आओ चौथा सवाल करो और 5 अभी तक। फोर्थ बताओ पहले, फोर्थ में क्या क्या? सी ऑप्शन है। देखते हैं क्या है। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है, लेंथ l है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। मतलब अगर ये सिलेंडर है तुम्हारा और इसकी जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोइंसाइड कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कि कितना होगा, तो तुम खुद देखो। यानी फील्ड लाइंस ऐसे एंटर कर रही हैं, तो इसका एक बार एरिया वेक्टर तो इधर होगा, यहाँ से तो वही एरिया वेक्टर से निकालेंगे ना, ई डॉट ए करके। तो 3 सरफेसेस हैं, 1 2 और 3।
तो एक जो ये पहली वाली सरफेस है, देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ये है, कितने डिग्री का एंगल बनाया? 0 180। डायरेक्शन देखो ना, नॉर्मल वेक्टर बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जो ये वाली सरफेस है यहाँ पे है, जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर भी ऐसे, यानी ये एंगल हो गया 0 डिग्री। तो ये 180 और ये 0, तो कॉस एक दूसरे के यहाँ पे माइनस ये आएगा और ये प्लस ये, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिर्फ किसकी वजह से फ्लक्स मिलेगा? इस वाले सरफेस से, है ना। इसका एरिया वेक्टर यहाँ है, एक सेकेंड, एरिया वेक्टर इसका यहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, वो भी कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। फ्लक्स कितनी मिल गई? 0 मिल गई भी। फ्लक्स तो 0 आ रही है, सी कैसे आया? और किसका 0 आ रहा है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल है एक्सिस ऑफ सिलेंडर के, तो ये दो सरफेस तो एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, एक की वजह से 90, तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। दिक्कत है किसी को? नो मैम। नो मैम। नहीं है तो शिफ्ट करो। ये तो मैंने सिलेंडर वाला तो एग्जाम्पल भी दिया था जब एरिया वेक्टर कराया था। मैम एक बार क्वेश्चन समझा दोगे थोड़ा? क्वेश्चन क्या है? देखो एक लाइन चार्ज रखा हुआ है क्यूब के अंदर, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, ठीक है, कि इसका पर यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है, क्यूब में रखा हुआ है, ओके, दैट डायगोनली रखा हुआ है एंड इट पेनिट्रेट। दूसरा है एक स्फीयर में रखा हुआ है, उसके डायमीटर पे रखा हुआ है ये, इसकी भी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? लैम्डा है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फ्लक्स ऑफ क्यूब एंड स्फीयर? तो पहले मुझे क्या करो, इस क्यूब से जो फ्लक्स निकलेगी वो बताओ, दूसरा यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगी वो बताओ, दोनों का रेशियो बता दो, क्यूब अपॉन सरफेस। पहले क्यूब का निकालो कि क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा। सबसे मेन क्या निकालना है? चार्ज इनक्लोज, तो चार्ज इनक्लोज निकालो। फिर अब कर दी, चार्ज इनक्लोज निकालो। वो तुम्हें चार्ज वो कराया था ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी में इतनी लेंथ के लिए चार्ज निकालना, वो काम आएगा यहाँ। देखो इस क्यूब की लेंथ कितनी है? ए, और इसकी रेडियस कितनी है? ए। तो एक बार बताओ, अगर ये चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो कितना चार्ज इनक्लोज हो रखा है इस क्यूब के अंदर? लैम्डा। हाँ, तो ये एल कितनी है वही तो चाहिए, ये एल कितना है? क्यूब, बिल्कुल सही बोला तुमने, जो चार्ज इनक्लोज होगा वो लैम्डा एल होगा, वेरी गुड। अब ये एल बताइए कितना है? √2a। √2a कौन सा होता था? चलिए, ये कौन सा चार्ज होता था? यहाँ ये एक क्यूब से ही दूसरा वाला, एक सरफेस के पॉइंट, एक फेस से दूसरे चार्ज का डायगोनल, है ना, ये होता था √2a।
ये तो दूसरे फेस के दूसरे एडजॉइनिंग पॉइंट तक जुड़ा हुआ है। इसका कितना होता था, √3 है। √3 है। इसका √3 है। तो चार्ज इंड्यूस निकाल लिया, वेरी गुड। फ्लक्स भी आ गई, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया इसकी वजह से, लैम्डा √3 बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरे का बताओ, क्यूब का आ गया। लैम्डा इंटू 2 है। लैम्डा लैम्डा 2 है इंटू अपॉन एप्सिलॉन। 2 बाय एप्सिलॉन। कर दीजिए अब क्या, क्यूब अपॉन स्क्वायर का, 5 से 5 कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कितना आ गया, ए से ए कैंसिल, √3 बाय, दिस इज योर आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन करिए। जीरो। मैम 0 आएगा। एक चार्ज है, which is placed at the center of the open end। देखो ओपन एंड वेसल है, ठीक है। ओपन एंड का मतलब है कि एक तरफ से तो तुम्हारा सिलेंडर ऐसे है, क्लोज है, एक तरफ से ऐसे है, ओपन। द फ्लक्स, एक चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड। तो ओपन एंड के सेंटर पे रखा हुआ है। The flux of the electric field through the surface of the vessel। यानी एक ग्लास की तरह ले लो, तुम्हारे जो घर पे ग्लास होते हैं जिनमें पानी पीते हो, इसकी तरह है। यहाँ पे चार्ज रखा है Q। बताओ कि इसकी वजह से फ्लक्स अब 0 क्यों होगी, मुझे एक बार बताओ। ओपन एंड मुझे लगा अभी दोनों साइड से खाली है। ओपन एंड है ना, एक ओपन एंड ऑफ द सिलेंडर, तो एक एंड ही ओपन होगा सिलेंडर का। तो 0 तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब Q/2 एप्सिलॉन। मैम सी ऑप्शन। Q/2 एप्सिलॉन। क्या करेंगे, एक सिलेंडर और लगा देंगे, 2 की वजह से Q/एप्सिलॉन हो गया, और फिर एक की वजह से कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन। वेरी गुड, आसान सा था कि भाई एक ग्लास के ऊपर एक गिलास और रख दो, है ना। तो अब ये क्या हो गया, पूरा इनक्लोज हो गया चार्ज एक सिलेंडर पर। कितना आ गया, Q/2 एप्सिलॉन। ठीक है, बस इतना ही है। यस। इसमें HW वाली पीपीटीज भी तुम्हें मिल जाएंगी, अपनी शीट को एक बार ओपन करोगे तो इसमें क्लास वर्क है, और इसमें तुम्हें होमवर्क वाली भी मिलेंगी। जैसे अगर मैं होमवर्क वाली दिखाऊं तो इसमें तुम और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मॉड्यूल्स में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन है तुम्हारे पास। गॉस लॉ, के क्वेश्चन थे। चलो ये भी करते हैं, इसमें भी मैं कुछ कुछ क्वेश्चन तो करा ही दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन करो, सारे ही करो, फर्स्ट क्या सारे ही करो। गॉस लॉ में इतना ही है, गॉस लॉ बस, बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। एप्लीकेशंस में कुछ नहीं है। दो एप्लीकेशन भी क्या है, अगर गॉस लॉ लगाना आ गया तो एप्लीकेशन भी क्वेश्चन ही है। डेरिवेशन तो है ही नहीं। हो जाओ, पहला क्वेश्चन। PYQs है ये तो PYQs भी जरूरी है, जिससे तुम्हें आइडिया लगे कि क्लास में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं। अभी देखो मैंने तुम्हें अभी तक कोई PYQ तो नहीं कराया, अभी तुम्हें जस्ट जनरल तुम्हें मैंने फ्लक्स बताया है।
क्या तुम उस जनरल चीजों पे भी PYQ सॉल्व कर पा रहे हो? ये एक चीज देखो, सॉल्व करो, देखो तुम कर पाओगे, तो इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि क्लास में जो हो रहा है PYQ मतलब JEE से लिंक कर भी रहा है कि नहीं, तो यू विल गेट दिस कॉन्फिडेंस। चलो करो। इशू 3। ऑप्शन 3 कैसे आ सकता है? सी ऑप्शन। तो क्या बोला है, C1 और C2 से फ्लक्स बताना है। C1 के पास चार्ज है TQ 2Q, तो C1 के पास 2Q चार्ज है, तो इसके पास फ्लक्स कितना हो जाएगा? C1 के पास फ्लक्स हो जाएगा 2Q/ε0। अब C2 के पास, भाई C2 के पास कितना हो जाएगा? 3Q/ε0। ले भाई, C2 के 5Q पास टोटल by चार्ज कितना है? 5Q by epsilon हाँ, naught. मैं इसमें 5 ये देखो कर आते हुए तुमने गड़बड़ कर दिया। क्यों? मैंने क्या बोला था, चार्ज इनक्लोज देखना है। अब जो बाहर वाला क्यूब है उसके पास तो 2 चार्ज हो गए, बेशक उसके खुद के पास 3Q है, उसने दूसरे का भी 2Q ले लिया, तो टोटल कितना हो गया तुम्हारे पास? 5। अब रेशो ले लो, कितना हो गया? 2/5। छोटी छोटी मिस्टेक हैं, गलत मत करो, तुम्हें पता सब है। चलो दूसरा करो। बहुत आसान सवाल है, आंसर आना चाहिए तुम्हारा। बी ऑप्शन मैम। और उसे मैच करेंगे एक बारी, और बताओ। B option में बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। तो देखो देखते हैं क्या है, किसका सही है। तो 2 चार्जेस हैं, एक 5Q और एक -2Q, जो कि इतने इतनी दूरी पे रखे हुए हैं। पहले रख लेते हैं इन्हें। तो ये तुम्हारा ओरिजिन है। अच्छा, 5Q तो 3A पे है, अच्छा पॉजिटिव की तरफ है, तो 5Q तुम्हारा यहाँ पे 3A डिस्टेंस पे मान लो, और ये तुम्हारा -2Q है, ये -5A की डिस्टेंस पे है। और एक स्फेयर है जिसका खुद का रेडियस कितना है? 4A, 4A रेडियस है उसकी, ठीक है। ठीक है, रेडियस अगर 4A है तो कितना हुआ? 3A ये और 4A भाई यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पर इस इतने की रेडियस बनाएंगे, और इस तरीके से बनेगा स्फेयर। अब इस स्फेयर में कौन सा चार्ज इनक्लोज हुआ? 5Q। क्या हो गया? 5Q/ε0। 3 कैसे आ रहा था तुम्हारा? 3 तो चार्ज ही नहीं था, 3 तो आ ही नहीं सकता। अच्छा, 5 -2 कर दिया। देखो 5 अगर ये तब आता Q इनक्लोज जब तुम्हारे पास जो स्फेयर तुमने बनाया है उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए। देखो ये मान लो यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस 3A पे था और ये यहाँ पर -5A पे था, ठीक है। और कितने रेडियस का डिस्टेंस बनाना है? 4A का। तो 4A का तुमने बनाया, तो 4A में सिर्फ क्या है पाया? 5Q। 5Q क्योंकि 5Q के पास कितना है? 3A, तो ये इनक्लोज हो गया। पर -5A तो उधर चला गया ना, वो इनक्लोज नहीं हो पाया। तो जिसने बी बताया था वेल डन,
जिसने डी बताया था, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है ये, पर तुमने कहीं पे पढ़ाई में क्या गड़बड़ करी मुझे भी नहीं पता। क्या डी कैसे आया भाई, किसका आया ये डी, बताना एक बार जरा, कैसे लेके आई हो डी को। हाँ, क्या करा तुमने? स्फीयर की रेडियस दी हुई है 4a, और देखो सबसे बड़ी बात, अगर तुम ये कहना चाहो कि मैम ये तो टोटल डिस्टेंस 5 और 3 8 हुई, अगर उसकी रेडियस 4a है तो मैं पूरे डायमीटर के अलोंग बना दूं। इसमें देखो सेंटर क्या बोला गया है, कहाँ से है, ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर तुम बनाना चाहोगे तो यानी ओरिजिन सेंटर है, ठीक है, ओरिजिन सेंटर है, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, 4a, ठीक है, ये 4a है, बना दो। अगर तुमने बना दिया तो ठीक है, ये बना दिया, तो यानी ये पूरा डायमीटर कितना हो गया, 8a का हो गया। मान लो अब ये ओरिजिन है। अब जो तुम्हारा एक चार्ज कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 3a पे, मान लो ये 3a है, यहाँ पे तुम्हारा 5q चार्ज है। अब ये जो चार्ज है ये -5a है, जो कि तुम्हारे यहाँ से बाहर आ रहा है, देखो, क्योंकि कितनी दूरी पे है, -5a की दूरी पे बाहर आ गया ना 2q चार्ज, इस वजह से, तो ये डायमीटर से बाहर ही आ गया, तो योर आंसर विल बी बी आंसर। अभी तो कोई दिक्कत नहीं कि डी क्यों नहीं आया, ये रेडियस ही 8a है ना उसकी, अब क्या ही कर सकते हैं, डायमीटर ही 8a आ गया उसका, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए ये वाला करना, कंडक्टिंग शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। 3 रीजन है, देखो चार्ज अंदर रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें ड्रॉ करके बताती हूँ वरना समझ नहीं आएगा। ये एक चार्ज क्यू है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है स्फेरिकल शेल में, यानी ये होलो रीजन है, और जो मैं ये कर रही हूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेटल है, ठीक है, दिस इज मेटल, यहाँ पे भरा हुआ है सरफेस, और तुम्हारे पास 3 सरफेस है, 1 2 और 3, तो तुम्हें बताना है कि तीनों सरफेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होंगी। चार्ज कहाँ रखा हुआ है, देखो इनसाइड, मैम डी ऑप्शन। ध्यान से देखो, ये इतना आसान है नहीं जितना तुम्हें लग रहा है, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, इस पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक तुमने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी की, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो ओ पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी तुम्हें, सेकंड पॉइंट पे मिलेगी, और ये कितने चालाक है, इन्होंने सेकंड में सबको 0 किया हुआ है, ठीक है, इन्होंने सेकंड में, क्योंकि बच्चे वहां से आइडिया लगाते कंडक्टर से 0, तो इन्हें सबको पता है, तो इन्होंने देखो सेकंड में 0 किया हुआ है, तो ये वेरी इजी हो गया। तो अभी बचा 1 और 3, तो 1 में क्या होना चाहिए, 1 में नॉन जीरो रहेगी, क्योंकि इनक्लोज्ड चार्ज को मतलब नॉन जीरो। अब बचा थर्ड पे क्या होगा, not equal to 0. ठीक है, कल अभी क्वेश्चन हम करेंगे, ये वाले हमने करे नहीं है प्लेट्स वाले, तो ये हम देख लेंगे। तो इसका आंसर भाई एक बार क्या होना चाहिए भाई, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आई एम श्योर, तो आंसर या तो ए या डी में से है, बाहर भी
अगर कंडक्टर की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो नेट चार्ज तो इनक्लोज, अगर इनसाइड अगर चार्ज है Q तो वो रहेगा ही। और ए होना चाहिए, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए, होना चाहिए। आंसर इसका वही कहाँ से चेक करें? आंसर मैं चेक करती हूँ, इसमें तुम क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। क्या लिख रहा है? यहाँ पे स्फीयर पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है इसके फेस पे। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फ्लक्स निकालो। मैं एक बार उसका आंसर मैच करती हूँ कि क्या आंसर है एग्जैक्टली। चेक करने के लिए भी तो क्या चाहिए? एक शगुन इधर फिगर चेक कर लेते हैं, इसके आंसर में मिल जाएगा एक सही। क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल इज जीरो, ये तो हमें पता ही है। सही है भाई, ना अंदर जीरो होगी ना बाहर जीरो, ठीक है, बस इनसाइड जीरो होगी, ठीक है ना। अंदर तो रहेगी रहेगी क्योंकि चार्ज इनक्लोजर बाहर का था तो बाहर भी रहेगी, सही है एकदम, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करो अब। आंसर आना चाहिए सही, टाइम लो। मैम बी ऑप्शन आएगा। इतनी जल्दी मत बोलो, तुम 6 को देख के खुश हो रहे हो, फेस से 6 का कुछ रिलेट होगा नहीं। जो तो अभी तक मैंने पढ़ाया है कि तुम्हें चार्ज इंक्लूड करना है, क्यूब के ऊपर क्यूब रख के, वो काम करो। मैंने फेस के लिए क्या बताया तुम्हें? अगर फेस का चार्ज हो तो एक क्यूब रख के इंक्लोज कर दो, इसके ऊपर एक चार्ज और इसके ऊपर एक क्यूब और रख दो। सॉरी फॉर माई ड्राइंग। चार्ज एक क्यूब इसके ऊपर रख दिया, आप देखो डायमेंशंस देखो, एवरीथिंग देखो, सब चीजें देखो।
देखो अगर ये 12 ये वाला एक तुम्हारे पास ये है, इतना समय लगा रहे हो, इतना समय नहीं है, बहुत आसान सवाल है। तो ये डिस्टेंस, ये लेंथ कितनी है 12, ये वाली लेंथ भी कितनी है देखो, ट्वेल्व है। पर ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, ये एल है। ओके, अब यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, देखो इन्होंने बहुत दिमाग से खेला है, बहुत आसान सवाल था। चार्ज यहाँ दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है, इसके ऊपर, इस फेस के ऊपर तुम्हें एक क्यूब रखना है। तो तुमने एक इस फेस के ऊपर क्यूब रख दिया, ठीक है। अब देखो जो तुम ये वाली लेंथ बढ़ाओगे ये तो उतनी ही होगी जितनी ये है 12, बोलो। और जो ये वाली लेंथ है साइड वाली, ये भी 12 ही रहेगी। पर इसके ऊपर जब एक लेंथ, एक वो रख दोगे, एक क्यूब और लगाओगे, तो ये वाली लेंथ भी एल होगी। तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो गई बच्चों, 12। 12। तो ये एक ऐसा क्यूब हो गया जिसके डायमेंशंस कितने हैं, 12, 12 और 12। तो यानी ये खुद एक एक ही क्यूब बन गया जिसमें चार्ज जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है। तो इसकी वजह से कितना होना चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन। फ्लक्स थ्रू ऑपोजिट साइड, इसका क्या मतलब है? कैसे, किसकी वजह से, फ्लक्स थ्रू ऑपोजिट साइड में इसका क्या मतलब है? फ्लक्स ऊपर की वजह से निकलेगा ना, यहाँ से निकलेगा तो यही मुझे इनक्लोज करना है, तो यही इसके ऊपर ही एक और क्यूब लगा के क्लोज कर दिया। तो अब लेंथ देखोगे, जब ऐसा सेम क्यूब रखोगे, भाई सेम क्यूब रखना है, तो सेम क्यूब रखने से ये वाले डायमेंशन, ये वाले डायमेंशन सेम रहेंगे, पर जो लेंथ है, जो हाइट है, उसका क्या करोगे, हाइट तो बढ़ेगी। जब एक क्यूब के ऊपर एक और क्यूब रखने जाओगे तो हाइट बढ़ेगी। तो वो हाइट कितनी हो गई, एल से 2l हो गई। तो डायमेंशन देखे तो दिस इज 1 क्यूब, तो एक क्यूब की वजह से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। पर वही जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन समझाया था, वहां पर जो क्यूब था, वहां पे कहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, चार्ज। अब यहाँ पर तुमने एक और क्यूब ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कोई डायमेंशन चेंज हुए, बिल्कुल चेंज हुए। कैसे, ये वाली लेंथ भी और ये वाली लेंथ, तो यानी ये दो स्फीयर की तरह अलग अलग काम कर रहे थे कि एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, तब दो क्यूब मिलाए गए इस तरीके से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिस क्वेश्चन वेरी गुड। ये क्वेश्चन बहुत, यहाँ से तुम्हें फ्लक्स के सारे मायने समझ में आ जाएंगे कि फ्लक्स है क्या। तो ये क्वेश्चन जरूर करना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये तुम्हारा होमवर्क। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये डीपीपी तुम्हारे होमवर्क के लिए है। जितने क्वेश्चन बच गए उन्हें सॉल्व कर लेना। कैविटी वाले क्वेश्चन अभी कराए नहीं है तो इन्हें रहने। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 करना, 7 करना, 3rd कर लेना, बाकी तो मैम कराई। ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर देना। कौन सी वाली, ये यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं सेव कर लेती हूँ, भेज देती हूँ। आज बाकी कल हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी एप्लीकेशंस देख लेते हैं, अभी हमारे पास 10 मिनट है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। अब क्या है एप्लीकेशन, आपके पास एक स्ट्रेट चार्ज वायर है। जैसे अभी हम लोगों ने सीखा था निकालना कि एक इनफाइनाइटली चार्ज वायर है, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट है। की वजह से यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अगर तुम्हें r डिस्टेंस दूर फील्ड निकालना है, बताओ कितना होता है लॉन्ग वायर की वजह से, पढ़ चुके हो बताओ। इसमें तो एप्लीकेशन देखेंगे, पर ये तुम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, मैंने एलिमेंट लेके कराया था।
याद नहीं है? यस मैम। याद क्यों नहीं है फिर? मैम के क्यू एक्स वाला ही। लैम्डा की फॉर्म में बताओ। लैम्डा कोर्स तो रिवाइज करते ही नहीं। ये इतना होता है ना, ये ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, पर यहाँ पे डिराइव करेंगे गॉस लॉ के फॉर्म में कि गॉस लॉ ने कैसे सिखाया है। तो गॉस लॉ देखो क्या कहता है कि चार्ज को इनक्लोज करना जरूरी है। तो अभी लीनियर चार्ज को किस में इनक्लोज कर सकते हो बताओ? मैम सिलेंड्रिकल फॉर्म। गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, तो लीनियर चार्ज किस में इनक्लोज होगा? सिलेंडर में ना। लीनियर चार्ज को इनक्लोज करना है तो कौन सा सरफेस बनाऊं? गॉसियन सरफेस बनाना जरूरी है। गॉसियन सरफेस का कौन सा? अरे ये गॉसियन सरफेस से तो बनाया ही नहीं इन्होंने। ये वाला है गॉसियन सरफेस, ठीक है ये रहा। तो लीनियर पूरे चार्ज को तुमने किस में इनक्लोज कर लिया? गॉसियन सरफेस में। तो लीनियर चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज भी गॉसियन सरफेस में तभी आ पाएगा जब तुमने सिलेंडर लिया है। अगर लीनियर चार्ज है और तुम कोई स्फीयर ले लो तो कैसे काम बनेगा? नहीं बनेगा। तो अब देख लो, अब सिलेंडर में तुम्हें पता है किस तरीके से फील्ड निकलेगी। तीन सरफेसेस हो गए तुम्हारे पास, तीनों के लिए निकालोगे कैसे? देखो E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है। अब बात आई क्यू इनक्लोज। अब वो कितना है? तुम्हारी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और E डॉट डी एस। अब यहाँ पे जो सरफेस इंटीग्रल है ना, ये डी एस बच्चों, ये डी एस क्या लेना है तुम्हें? बोलो व्हाट इज दिस डी एस? किसका सरफेस एरिया है? ये गॉसियन सरफेस का। तो ये डी एस दिख रहा है, ये किसका है? ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। गॉसियन सरफेस यहाँ पे तुम्हारा क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर का एरिया लोगे डीएस। अब क्यू इनक्लोज, अब देखो सारा का सारा चार्ज किस में इनक्लोज है? तुम्हारे सिलेंडर में। तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा? बोलो। ई डॉट डी एस लिखोगे, ई डॉट एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर आर। हाँ, और ऐसे ही चार्ज इनक्लोज लिखोगे कि जितना चार्ज इस एरिया में इनक्लोज है। देखो 2 पाई आर एल और पाई एल बाई एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि चार्ज कितना है? अगर इसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इस सिलेंडर की लेंथ एल है, तो सारा चार्ज तो इसके अंदर इनक्लोज है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? सिर्फ लैम्डा एल। इतना क्या सोचना था? तो तुमने गॉसियन सरफेस का एरिया लिखा विच इज 2 पाई आर एल, चार्ज इनक्लोज लिखा विच इज लैम्डा एल, और एल से तुमने एल कैंसिल कर दिया। आर क्या है? गॉसियन सरफेस की रेडियस। तो देखो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कितना आसान हो गया। गॉसियन सरफेस से ऐसे फील्ड निकालना इजी हो जाता है क्योंकि हम गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। तो ये चीज याद रखना कि अगर आपके पास लीनियर चार्ज है तो आपको गॉसियन सरफेस जो बनाना है वो सिलेंडर बनाना है। करो इस सवाल को। तो एक चार्ज वायर है जिसपे तुम्हें लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है माइक्रो कूलम पर मीटर, ठीक है। लैम्डा गिवन है,
20 सेंटीमीटर की दूरी पे पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लगा दो। मीटर और 1.5 सेंटीमीटर, प्लीज एक बार यूनिट्स देख लेना मीटर और सेंटीमीटर्स में। 1.5 into 10⁵ ठीक है, लेट चेक। 1.8, वेरी गुड। ये कितना आया? 1.8 इंटू 10⁵। तो 20 सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में चेंज किया और माइक्रो को 10⁻⁻ लगा के कूलाम में। तो सारी रीडिंग्स को एसआई में लिखना जरूरी है। अब देखो ये क्या है, प्लेन शीट की वजह से। अब प्लेन शीट की वजह से डायरेक्ट बता देते हैं, वैसे तो मैंने तुम्हें बताया था कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है अगर, और कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का भी बताया था। बोलो अगर कंडक्टिंग शीट है, मैंने करवाया हुआ है तुम्हें, पर इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें याद रखना है। इनफाइनाइट शीट की वजह से दो तरीके की शीट होती है, मैंने कराया था, एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग, है ना। तो कंडक्टिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टिंग वाली शीट की वजह से? देखो देखा होगा कहीं पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा होता है, कहीं पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है? तो देखो अगर कंडक्टिंग शीट है ना, तो कंडक्टिंग मान लो ये शीट है एक, अगर कंडक्टिंग है बच्चों तो चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे। तो यानी दो सरफेस होंगे। अगर तुम्हारे पास एक पेपर है, पेपर के दो फेस है, एक फ्रंट और एक बैक, है ना, दो फेस है पेपर के, तो दोनों पर कंडक्टिंग है तो दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हर एक शीट पर कितना चार्ज आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरे फेस पे कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे अगर नॉन कंडक्टिंग है तो उसका कितना रहेगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये डिफरेंस होता है इसमें, नॉन कंडक्टिंग के केस में ये, कंडक्टिंग के केस में ये। एक बार इसका डेरिवेशन देख लो आप। प्लेन शीट है इस तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस करके जा रही होंगी। अब क्या करना है? अब भाई शीट है, गॉस का लॉ लगा रहे हैं तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब शीट को इनक्लोज करना है। शीट को इनक्लोज करने के लिए क्या लेंगे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ट्राइंगल की तरह है कि एक ट्राइंगल ले लिया। क्यों? अब तुम्हारा क्वेश्चन में सिलेंडर क्यों नहीं लिया? देखो शीट अगर एक रेक्टेंगल की तरह है तो उसे इनक्लोज करने के लिए भी एक पैरेलल पाइप लेंगे, जो कि एक कैसा सरफेस होता है? 3D रेक्टेंगल टाइप का, है ना, एक रेक्टेंगल है उस तरीके का। तो गॉसियन सरफेस बना दिया, देख लो। अब तुम्हारे पास यहाँ पे 3 सरफेसेस है, 1, 2 और 3, जिसमें से पहले और दूसरे की वजह से फ्लक्स 0 है। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। हाँ ठीक है, और एक की वजह से परपेंडिकुलर है। देखो गॉसियन लॉ लगाया तुमने, E डॉट ds इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो देखो 3 है तुम्हारे पास, एक और एक यहाँ पे 2 और एक इसकी वजह से ये तीसरा। ये तो एरिया वेक्टर पैरेलल है, तो यहाँ यानी यहाँ से तुम्हें EA मिलेगा फील्ड, यहाँ से भी पैरेलल है तो यहाँ से भी तुम्हें EA मिलेगा। ये परपेंडिकुलर है, जो वहां पे तुम्हें फील्ड मिल गया कितना, फ्लक्स कितना मिल गया? 0, क्योंकि फील्ड 0 है। 90 डिग्री का एंगल बनेगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मैं देखो ये दी हुई है। अब फॉर्मूला लगाया, E डॉट ds इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या बोला? सरफेस एरिया किसका चाहिए मुझे? पैरेललोपाइप का। तो मैंने क्या बोला? पैरेललोपाइप का एरिया कितना है? A मान लो, और जो ये शीट है इसका एरिया भी कितना है, कि इस शीट के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है? EA। तो कितना आ गया? रो बाय A से A कैंसिल, तो कितना आ गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका तुम्हें कोई भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है। जो क्वेश्चन आएंगे वो रिजल्ट बेस्ड आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये स्फेरिकल शेल के हैं, ये हम लोग वैसे कर चुके हैं। अब देखो स्फेरिकल शेल है, ठीक है, स्फेरिकल शेल के लिए तुम्हें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद कैसे? एक तो केस आएंगे स्फेरिकल शेल की, 3 केसेस आएंगे, आउटसाइड,
सरफेस और तीसरा इनसाइड करे हुए हैं। बस यहाँ पे तुम्हें कैसे गॉसियन सरफेस के उसमें करना है, तो ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। यस तो भी सॉल्व कर लेना, बाकी थ्योरी तो मैं ज्यादा ध्यान देने वाली नहीं हूँ थ्योरी पे, तो आई होप तुम पढ़ चुके हो। वह क्या है, तुम्हें एचडब्ल्यू सॉल्व करना है और वो सिर्फ फ्लक्स